ढलते सामाजिक ढांचे। नमस्ते। हमारी हिंदी फिल्में जैसे कि कयामत से कयामत तक, बॉबी, मुगले आजम और भी बहुत सारी फिल्में जहाँ पे हम यही दिखा रहे हैं कि लड़का और लड़की शादी करना चाहते हैं और माँ बाप उसके खिलाफ हैं। तो प्रश्न उठता है कि हम सदियों से ऐसी फिल्में क्यों बनाई जा रहे हैं और वो क्यों इतनी पॉपुलर हो जाती हैं। शायद हम में से हर कोई चाहता है कि लड़का और लड़की जब बड़े हो जाए शादी का निर्णय वो स्वयं करें, और माँ बाप जिन सामाजिक दबावों के नीचे रह रहे हैं, यदि वे नहीं उठ सकते उनसे आगे, तो ये लड़का लड़की क्या करें। शायद इसीलिए क्योंकि हम हमेशा से बस इन्हीं विषयों में विचार करते आए हैं कि किसने किसके साथ शादी करी, किसकी साथ शादी हो, उसकी जाति क्या है, उसका आर्थिक स्तर क्या है, उसकी शिक्षा क्या है, उसका क्या, बहुत 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 से प्रश्न हैं। और शायद इसलिए शादी से आगे हमारा चिंतन, हमारे रिश्ते बढ़ ही नहीं पाते। हमारे रिश्तों में शादी एक खुशी न लाकर अक्सर परिवार में कठिनाइयाँ उत्पन्न कर देती है। और जहाँ तक हमारे चिंतन का विषय है, यदि हम इन्हीं सब बारों में सोचते रहेंगे कि किसकी शादी कैसे हो, जाति कैसी हो, तो क्या हम कुछ और सोचने का समय निकाल पाएंगे। अब सोचिएगा जरा इस बारे में। अगले दिन जब लावण्या को अपनी माँ के साथ एकांत मिला तो वो जाकर उनकी गोद में सो गई। लेटते ही उसे लगा वो कितनी थकी है। मेरी प्यारी बच्ची, कहकर माँ ने उसका माथा चूम लिया। ये क्षण लावण्या के जीवन का मधुरतम क्षण था। एक पल के लिए उसे लगा जैसे शिव की तीसरी आंख खुल गई हो। मेरी याद आती थी। लावण्या को अभी और स्नेह चाहिए था। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दी। इस अनावश्यक प्रश्न का उत्तर देना उन्हें जरूरी नहीं लगा। उन दोनों ने पूरा दिन अपनी आंतरिक संगीत की धुन पर बिताया, जहां ना भविष्य का विचार था, ना भूत का पश्चाताप। बस इस क्षण साथ होने का गहरा आनंद था। शाम को जब पिताजी घर आए तो उनका चेहरा प्रसन्नता से दमक रहा था। लावण्या जहां जाती उनकी नजरें उसका पीछा करती, जैसे अपनी आंखों से वो परम संतोष को पा जाना चाहते थे। पिता के संतोष को अनुभव कर लावण्या का मन आकाश में विचर रहा था। रात का भोजन करते हुए उन्होंने कहा, गुलशन का बड़ा भाई आज दुकान पर आया था। माँ और लावण्या के हाथ यकायक रुक गए। कुछ पल की प्रतीक्षा के बाद पिता ने गंभीर हो कहा, उन्हें तलाक चाहिए। माँ के चेहरे पर थोड़ी उदासी उभर आई। वो तो देना ही है। लावण्या ने कहा, उसका बच्चा है, पत्नी है, तो इससे हमारा काम आसान हो जाता है। लावण्या ने कहा, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको मुक्त करें ताकि उसकी पत्नी अपनी सही जगह पा सके। अंत तक आते आते पिताजी की आवाज धीमी हो गई। लावण्या अपने पिता के अंदर इतनी सहानुभूति देख द्रवित हो गई। जी, हम तलाक दे देंगे। फिर थोड़ा रुककर लावण्या ने कहा, पर क्या वो मेरे गहने लौटाएंगे जो अभी तक उनके पास पड़े हैं? पिताजी ने उसकी ओर आश्चर्य से देखते हुए कहा, तुम गहने कैसे मांग सकती हो? वो उन्होंने उसकी नई पत्नी को दे दिए होंगे। लावण्या समझ गई, पिताजी के लिए उसे दूसरी पत्नी कहना कठिन है। अब क्योंकि वो लावण्या की जगह आई है तो कहीं भीतर वो उनकी भी बेटी है। लावण्या सोच रही थी, कहना कठिन है कि सामाजिक दबावों में हमारी दया, ममता, कल्पना कितनी खुट जाती है। अब जबकि माँ पिताजी के सामाजिक दबाव कम हो रहे थे और उनका आत्मविश्वास लावण्या में लौट आया था, तो उनका अपना व्यक्तित्व भी हर दिन के साथ शुद्ध, निर्मल हो रहा था। तलाक फैमिली कोर्ट में हो गया था। सब लोग एक दूसरे से शिष्टापूर्वक मिले। लावण्या इस संबंध में बरसों पूर्व कट गई थी, फिर भी पूर्ण संबंध विच्छेद उसके मन को पल भर के लिए विचलित कर गया।
24 अक्टूबर 1990 लारा और रजत के विवाह की तिथि थी। रजत 23 अक्टूबर को सोनीपत आने वाला था। रात घिराई थी। उसके बहुत से मित्र भी आ चुके थे, परंतु वो नहीं आया था। ये वो रात थी जब लावण्या सबसे अधिक घबरा रही थी। अगर वो नहीं आया तो उसके परिवार को एक बार फिर शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, जो उनकी सारी तार्किकता पर भारी पड़ेगी। चाचा चाची, मामा मामी, दामाद, बहनें सब आ चुके थे। गली में सब जानते थे। औरतें बिना सुरताल की परवाह किए गाए जा रही थी। वो नहीं चाहती थी स्थिति का जरा सा भी आभास दुष्यंत और अनिल को हो, इसलिए उसने अपनी चिंता के बारे में लोलिता और लालिमा को भी नहीं बताया। वो लारा को एक कोने में ले गई और पूछा, अब क्या करें? वो तो सुबह ही आने वाला था, अब रात के 9 बज गए हैं। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, मुझे इस चीज का अंदाजा पहले ही हो जाना चाहिए था। कहकर लारा रोने लगी। किस चीज का अंदाजा? यही कि वक्त आने पर वो घबरा जाएगा। घबरा जाएगा? तुम दोनों ने ही शादी करने का तय किया था ना? हाँ। फिर ये भी तो हो सकता है ना कि वो किसी और समस्या में फंस गया हो। तुम्हारा मतलब है एक्सीडेंट वगैरह? होपफुली नॉट, पर इसका पता तो उसके घर जाकर ही चलेगा ना। फोन तो वो उठा नहीं रहा है। पर अब इतनी देर हो चुकी है और घर में इतने सारे मेहमान हैं। हाँ वो तो है, पर क्यों ना हम दोनों उसके घर चले और यहाँ सब लीना पर छोड़ दें। लारा ने अविश्वास से लावण्या की ओर देखा। यहाँ बैठकर चिंता करने से अच्छा है कि हम चल कर देखाएं कि क्या परेशानी है। लारा ने स्वीकार में सिर हिला दिया। उन्होंने लीना को सब समझा दिया और खुद हाईवे पर निकल आई। गाड़ी लगातार 70 की गति से चल रही थी। हाईवे पर ट्रक और लॉरी थे, परंतु वह भय रहित थी। ये उनके व्यक्तिगत युद्ध का समय था। वे रात के 12:15 बजे रजत के घर पहुंची। पता चला कॉल बेल खराब है। लगातार 5 मिनट तक दरवाजा खटखटाने के बाद रजत के अप्पा ने दरवाजा खोला। उन्हें देखकर उनका मुंह खुला का खुला रह गया। अंदर से रजत की मां ने तमिल में कुछ कहा और फिर वह स्वयं बाहर आ गई। नमस्ते आंटी। कहते हुए लावण्या ने दरवाजा थोड़ा धकेल दिया ताकि लारा अंदर जा सके। अब तक रजत की बहनें भी जाग चुकी थी। लारा ने पूछा, रजत कहाँ है? एक बहन ने एक दरवाजे की ओर इंगित किया जिस पर बाहर से कुंडी लगी थी। लारा ने वो दरवाजा खोल दिया और अंदर जाकर बत्ती जला दी। रजत अंदर था। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया। बाहर आकर अम्मा अप्पा के पैर छुए, परंतु उनके मुख से आशीर्वाद का कोई शब्द नहीं निकला। अम्मा की सिर्फ सिसकी सुनाई दी। उसने भीगी आंखों से अपनी बहनों को गले लगाया और बाहर आ गया। गाड़ी में वे तीनों चुप थे। लारा गाड़ी चला रही थी। रजत पीछे बैठा था, एकदम खोया खोया सा। लावण्या सोच रही थी, काश माँ बाप ये समझ पाते कि बच्चे उनको कितना प्यार करते हैं, वो उनका विश्वास चाहते हैं, तो आज की ये रात इतनी अकेली ना होती। अगले दिन उन दोनों का विवाह अपने मित्रों और लावण्या के परिवार के बीच संपन्न हुआ और नवजीवन के फूल खिल उठे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।